नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन के एक नए एपिसोड में। मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, हमारा ये कार्यक्रम खास है और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके जरिए खेती किसानी से जुड़ी कुछ अहम बातें हम आप तक पहुंचाते हैं, जिनकी मदद से आप अपनी खेती किसानी को बेहतर बना सकते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बता दें आपको कि बात होगी एलोवेरा की खेती की, फिर मुलाकात होगी सफल किसान रविंद्र मलिक से और फिर हम आपको बताएंगे कृषि अवसंरचना कोष और पीएम कुसुम योजना के बारे में। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, बता दें आपको कि हमारे किसानों को यानी कि आप लोगों को सही और उच्च गुणवत्ता वाले बीज मिल सके, इसी उद्देश्य के साथ बीज ग्राम योजना की शुरुआत हुई। इस योजना में क्या कुछ खास है, इस पर विशेष जानकारी दे रहे हैं कृषि मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो से कृषि मंत्रालय के सहायक आयुक्त डॉक्टर चंद्रमोहन। आइए दिखाते हैं आपको उन्होंने इस संदर्भ में क्या कुछ कहा। भारत सरकार के बीज प्रभाग द्वारा वर्ष 2017-18 से सचिवों के समूह के स्वीकृति के अनुसार एक विशेष योजना चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर 500 सीड प्रोसेसिंग एवं सीड स्टोरेज गोडाउन की स्थापना की जाने की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें 500 इकाइयों की स्थापना पूरे भारतवर्ष में की जानी थी। इस योजना में सभी राज्यों द्वारा विशेष रुचि दिखाई गई और इसके सापेक्ष भारत सरकार के बीज विभाग द्वारा 500 के सापेक्ष 517 इकाइयों का वितरण पूरे भारतवर्ष में 19 राज्यों को किया गया। इन इकाइयों का संचालन भारतवर्ष में एफपीओ, कोऑपरेटिव्स एवं सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा किया जा रहा है और सभी 517 इकाइयों का काम लगभग पूरा होने के कगार पे है और इसमें से लगभग आधी इकाइयों पर सीड प्रोसेसिंग का कार्य चल रहा है। यदि किसान भाई इन इस्टेब्लिश सीड प्रोसेसिंग इकाइयों पर अपना बीज विधायन कराना चाहते हैं तो वो नज़दीकी जिला कृषि अधिकारी से संपर्क कर इस सुविधा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा उनके द्वारा उत्पादित बीज को वहां ले जाकर बीज की प्रोसेसिंग, उसकी पैकिंग और ट्रीटमेंट करवा के आसपास के किसान भाइयों में वितरित कर उच्च गुणवत्ता के बीज का लाभ उन्हें भी और खुद भी प्राप्त कर सकते हैं तथा उससे अच्छी से अच्छी फसल का उत्पादन कर सकते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का जो इतिहास है वो औषधीय खेती से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, औषधीय पौधों की अगर हम बात करें तो ये काफी अच्छा मुनाफा देने वाली फसलें होती हैं और इन्हीं में से एक है एलोवेरा। जी हाँ, एलोवेरा में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं और साथ ही साथ जो हमारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं उनके निर्माण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए किस तरह से आप इसकी खेती कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं, बताते हैं आपको हमारे सेगमेंट में। एलोवेरा को ग्वार पाठा भी कहते हैं। इसे सिंचित या फिर असिंचित दोनों अवस्थाओं में उगाया जा सकता है। इसका जेल यानी लसलसा गुदा ही काम का है। इसी से जूस और दूसरे उत्पादन बनते हैं। समय पर सिंचाई करेंगे तो ज्यादा जेल मिलेगा। एलोवेरा को बरसात में लगाया जाता है और इसके कंदों को ही बोया जाता है। पौधों और कतारों के बीच 1-1 मीटर का फासला रखते हैं। इस तरह 1 हेक्टेयर में करीब 40,000 पौधे रोपे जा सकते हैं। कमाल की बात यह है कि एक बार बुआई के बाद 4-5 साल तक पत्तियां मिलती रहती हैं। सुरेंद्र काकड़े महाराष्ट्र में सतारा जिले के रहने वाले हैं और मैकेनिकल इंजीनियर हैं। पढ़ाई के बाद उन्होंने कंसल्टेंसी एजेंसी खोली, लेकिन बाद में एलोवेरा के गुणों से प्रभावित होकर खेती में आ गए। सुरेंद्र ने ऐसे ही खेती नहीं शुरू की, बल्कि पहले पूरी रिसर्च की और जब पूरा कारोबार समझने के बाद ही काम शुरू किया। बाद में उन्होंने प्रसंस्करण भी शुरू किया। हालांकि शुरू के 6 महीने उन्हें खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन उन्हें विश्वास था कि एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी और ऐसा ही हुआ। आज उनकी एक प्रोसेसिंग यूनिट है। इसमें वो अपनी फसल का तो प्रसंस्करण कर ही रहे हैं, दूसरे किसानों से भी एलोवेरा खरीद कर नए नए उत्पाद बना रहे हैं। प्रसंस्करण के दौरान सबसे पहले पोटेशियम में डालकर गर्म पानी से धोते हैं, फिर टुकड़े करेंगे, टुकड़ों को गर्म पानी में डालते हैं और कुछ समय बाद उनसे जेल निकालते हैं। जूस निकालने के लिए जेल को ब्लेंडिंग मशीन में डालेंगे, फिर जूस को 70 डिग्री तापमान पर गर्म करेंगे,
छानने के बाद इसमें प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे और ठंडा करने के लिए फ्रीजर में रख देंगे। इस तरह से ये उत्पाद बनकर तैयार हो जाता है। अब इसका इस्तेमाल सौंदर्य और दवा बनाने में किया जाएगा। सिर्फ फसल उगा लेना और प्रसंस्करण के जरिए उत्पाद तैयार कर लेना ही काफी नहीं था, बल्कि ज्यादा कमाई के लिए अच्छी मार्केटिंग भी बहुत जरूरी है। सुरेंद्र काकड़े ने हर पहलू का बारीकी से जायजा लिया और बेहतर मार्केटिंग से कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। फसल लगाने के बाद किसान आमतौर पर एक बार कटाई कर लेते हैं और बात खत्म है, लेकिन एलोवेरा को अगर एक बार लगा लिया तो साल भर फसल मिलेगी और हर महीने कमाई होगी। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। बता दें इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप।
किसान भाइयों बहनों, हमारे सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे सफल किसान से। कोशिश रहती है कि उनकी कामयाबी की दास्तान जानकर आप भी उनसे प्रेरित हो, अपनी खेती किसानी को बेहतर बनाएं। तो आज के हमारे सेगमेंट में आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं रविंद्र मलिक से। ये जैविक खेती से जुड़े हुए हैं, किस तरह से उन्होंने ये सफलता का सफर तय किया है, जानते हैं उन्हीं से। कोरोना कई लोगों के जीवन में बड़े बदलाव लाया है। बहुत से लोगों की जिंदगी तो 360 डिग्री घूम गई। रविंद्र मलिक 360 डिग्री वाली कैटेगरी में हैं। खेतों में पसीना बहाते शख्स को देखकर कौन कहेगा कि ये सिविल इंजीनियर है। इंजीनियर से किसान बनने की इनकी कहानी सिर्फ 2 साल पुरानी है। तब ये मुंबई में जॉब करते थे। कोरोना आया और लॉकडाउन ने इन्हें वापस अपने गांव भैंसवाल कला पहुंचा दिया। इन्होंने अपने कई जान पहचान वालों को कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से जान गंवाते देखा था। इनका मानना है कि इन बीमारियों का एक कारण फसलों में डाले जाने वाले रसायन भी हैं। जैविक खेती की और इनके रुझान की यही सबसे बड़ी वजह बनी। लॉकडाउन के कारण जब मैं गांव में रहा तो मैंने गांव में 12-13 दिन तक, जब पहला लॉकडाउन शुरू हुआ तो खेतों में रहना स्टार्ट किया। खेतों की ज़िंदगी जी। यहाँ रहते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। देखा कि किस तरह से हम मेट्रो सिटी में और किस खेतों की ज़िंदगी में कितना फ़र्क है। मेट्रोज़ में हम सिर्फ ज़िंदगी काट रहे हैं। अगर ज़िंदगी जीनी है तो हमें प्रकृति के करीब रहना चाहिए। यहाँ रहते हुए मेरे अंदर बहुत सारे विचार आते गए। मैंने अपने पास्ट प्रेजेंट सब कुछ देखा। उन विचारों में मेरे कुछ साथी थे जिन्होंने अपने बहुत निजी लोगों को कैंसर के कारण खो दिया। उनमें से एक साथी मेरे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। उनके पिताजी का देहांत जब हुआ तो वो उनके दाह संस्कार पे भी नहीं आ पाए इस लॉकडाउन के कारण। बहुत सारी चीज़ें ऐसे मन में आती गई। जब हम देखते हैं इस तरह की कोई मौत होती है तो हम अक्सर ये कहते हैं कि भाई हमारा पहले वाला खाना नहीं रहा और हमारा खाना बदल गया। अब हमारे खाने में केमिकल आ गया, जहर का रूप इतना हो गया हमारे खाने में कि हमारा शरीर, हमारे बच्चे, बुजुर्ग लोग, यहाँ तक कि जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उस शिशु को भी हम एक शुद्ध खाना नहीं दे पाते हैं। ये इस तरह के जब विचार आए तो ये हुआ कि भाई क्यों ना हम शुरुआत करें जहर मुक्त खाना बनाने की। तब हमने शुरुआत की जी। इसमें हमने काफ़ी लोगों से कुछ बातचीत की, सीखा, उनके खेतों को विज़िट किया, देखा, समझा। इसमें जो चीज़ें थी मेन वो थी कि हम केमिकल को छोड़ दें, जो हमारा मूल रूप है खेती का। हमने अपनी धरती को, पानी को, हवा को अगर शुद्ध करना है तो हमें खेती में ही सुधार करने होंगे। हम कितने ही पेड़ लगा लें, कितने ही इलेक्ट्रिक व्हीकल ले आएँ, उन सब का तब तक यूज़ नहीं रह जाता जब तक हम जहर को डालना बंद ना कर दें। हम स्प्रे के रूप में जब जहर डालते हैं तो वो हवा में भी जाता है, धरती में भी जाता है और धरती के थ्रू पानी में भी जाता है। उन चीज़ों को रोकना ज़रूरी है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो शुद्ध खाना होगा। शुद्ध खाने के लिए हमें शुद्ध खुद उगाना होगा। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। बता दें इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी।
पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। हमारे सेगमेंट में आज सबसे पहले हम आपको बताएंगे कृषि अवसंरचना कोष के बारे में। इस कोष की शुरुआत इसलिए की गई कि हमारे किसानों को कटाई उपरांत आर्थिक बल मिल सके। जी हाँ, किस तरह से हमारे किसानों को इस कोष से फायदा मिल रहा है बताते हैं आपको। कृषि अवसंरचना कोष केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए बनाई गई एक योजना है। इस योजना के तहत किसानों को फसल कटाई के बाद कृषि अवसंरचना प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों से संबंधित परियोजनाओं में निवेश के लिए माध्यम और दीर्घकालिक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से किसान फसल की कटाई के बाद उसकी सही कीमत मिलने तक उसे सुरक्षित रख सकेंगे। इस योजना के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी लक्ष्य रखा गया है। इस योजना की विशेषताओं की बात करें तो फसलों की कटाई के बाद अनाज के प्रबंधन हेतु अवसंरचना का विकास करना, उपज बढ़ाने के लिए सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए धन उपलब्ध करना, लिए गए ऋण पर सब्सिडी और बैंक गारंटी के माध्यम से किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमों को निवेश बढ़ाने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना प्रमुख है। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आधारित तंत्र को मजबूत करना है, जिससे देश के बड़े बाजारों तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित की जा सके और साथ ही नवीन तकनीकों के माध्यम से फाइटोसैनिटरी मानदंडों को पूरा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों की पहुंच बढ़ाई जा सके। कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण की सुविधा दी गई है। इस योजना के तहत ऋण पर ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही ऋण जारी करने वाली संस्था को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर बैंक गारंटी सरकार द्वारा दी गई है। इस योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020 से 2029 यानी 10 वर्ष तक निर्धारित की गई है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्राथमिक कृषि साख समितियां, विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, एग्रीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स पात्र हैं। ये ऋण 4 वर्षों में वितरित करने का लक्ष्य है।
कृषि अवसंरचना कोष का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जा रही है। ये प्लेटफॉर्म सभी योग्य संस्थाओं को ऋण के लिए आवेदन करने में सुविधा प्रदान कर रहा है। इच्छुक व्यक्ति या संस्थान पोर्टल के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन से पहले अलग अलग बैंकों द्वारा प्रस्तावित ऋण दरों के बीच तुलना करके बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म कई बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों में पारदर्शिता, ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी सहित योजना विवरण, न्यूनतम दस्तावेज, अनुमोदन की प्रक्रिया के साथ साथ अन्य योजना लाभों के साथ एकीकरण जैसे लाभ भी प्रदान किए जा रहे हैं। अब कार्यक्रम में वक्त है आपको जानकारी देने का पीएम कुसुम योजना के बारे में। जी हाँ, हमारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है पीएम कुसुम योजना, लेकिन कई हमारे किसान होंगे जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो आइए आपको हमारे सेगमेंट में बताते हैं कि ये योजना क्या है और कैसे आप इससे जुड़ सकते हैं। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित हुई होंगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी आपके लिए। एक और टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं। साथ ही आप ईमेल करना चाहते हैं, ईमेल ID नोट कीजिए। हमारी ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। आप साथ ही हमारा पता भी नोट कर सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।